हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पढ़ना स्टार्ट किया था, तो उसी सीरीज़ के अंदर हम सबसे पहली क्लास में जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीका पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने अफ्रीका के जो माउंटेन्स हैं उनके बारे में पढ़ा, और आज हम इसी सीरीज़ को आगे करते हुए फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्लेन्स, और प्लेन्स के साथ पढ़ेंगे वहाँ के प्लेट्यूज की क्या क्या विशेषताएँ हैं। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पहले हम पढ़ते हैं प्लेट्यूज। प्लेट्यूज पढ़ने से पहले हमने पिछली बार जो माउंटेन्स था उसको रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, हम ये सब चीजें एक साथ एक स्लाइड में दो तीन टीचर खत्म होने के बाद एक साथ एक मैप बनाएंगे। अलग अलग कलर के पेन से हम सारे चीजों को मार्क करते चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन से पठारी भाग का पढ़ेंगे। गिनी उच्च भूमि, गिनी हाईलैंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गिनी उच्च भूमि, गिनी हाईलैंड के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या है, फाउटा जलोढ़। ठीक है, फाउटा का जो वाटरफॉल है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है जोस का पठार, उसके बाद है कतंगा का पठार, उसके बाद है बाई का पठार, उसके बाद है बृहत कारू का पठार। ठीक है, फिर है पूर्वी अफ्रीका पठार, उसके बाद इथोपियन उच्च भूमि का पठार। तो देखिए एक बार इसको मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा गिनी उच्च भूमि। यहाँ पर क्या है आपकी गिनी उच्च भूमि। ठीक है, गिनी उच्च भूमि। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, पाउटा वाटरफॉल। उसके बाद आपका क्या है, जोस का पठार। यहाँ पर है आपके जोस का पठार, जोस प्लेट्यू। उसके बाद क्या है आपके कतंगा का पठार। आप यहाँ देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपकी कतंगा का पठार, कतंगा का प्लेट्यू। उसके बाद है आपका बाई का पठार जो भी यहाँ है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके क्या है, वृद्ध कारू का पठार। उसके बाद है आपके पूर्वी अफ्रीकन पठार। इस जगह जहां पर हमने पढ़ा था ये क्या है आपके पूर्वी अफ्रीकन पठार। उसके बाद जो है वो क्या है आपकी इस जगह, यहाँ पर क्या है, इथोपिया का पठार, इथोपियन उच्च भूमि पठार। इस तरीके से हम ये सारे पठारों के बारे में पढ़ना अब स्टार्ट करते हैं। एक बार तो हमने इनको क्या कर लिया है, लोकेट कर लिया है। अब देखो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है आपका गिनी का पठार। सबसे पहले गिनी का पठार है क्या, अफ्रीका के पश्चिम में स्थित पर्वतीय पठार है। कैसा है ये, माउंटेन प्लेट्यूज है। कैसे फॉर्म हुआ है, ये पर्वतीय पठार है, माउंटेनियस प्लेटू है। फाउटा जलोढ़ पठार तथा लोमा पर्वत इसी का भाग है। और यहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स आती है, वो है आपके नाइजर, सेनेगल और गैम्बिया। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ऐसे मार्क किया था। सबसे पहले पश्चिम में अफ्रीका के ये क्या है आपका गिनी का पठार। ठीक है, गिनी का पठार कैसा है, पहली बात तो ये किस तरीके से बना हुआ पठार है। तो सबसे पहले यहाँ पर पर्वत था, पर्वत का बहुत ज्यादा इरोजन हुआ तो वो किस में बदल गया, आपके पठार में बदल गया। तो हम इसको क्या कहते हैं कि कैसा पठार है, आपके पर्वतीय पठार। इस पर्वतीय पठार पे क्या क्या स्थित है, हमने लास्ट क्लास में लोमा पर्वत पढ़ा था जिसकी हाईएस्ट पीक क्या थी, बिंतुमानी। तो जो लोमा का पर्वत है वो भी कहाँ है, आपके गिन्नी का पठार के ऊपर। और यहाँ पर कौन सी तीन नदियां होती है, वो है नाइजर, सेनेगल और गैम्बिया। कौन कौन सी है आपके, NSG, NSG आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, NSG फॉर नाइगर, सेनेगल और साथ में क्या है, गैम्बिया। ठीक है, ये हमने किसके बारे में पढ़ा है, आपके गिनी के पठार के बारे में। क्या पढ़ा, वेस्ट में है पर्वतीय पठार है, यहाँ पर क्या है, फाउटा जलोढ़ है, उसके बाद लोमा पर्वत है। उसके बाद हमने तीन नदियां पढ़ी थी NSG के फॉर्मूले से। NSG किसके लिए स्टैंड करता है, एन फॉर नाइजर, सेनेगल और गैम्बिया। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे दूसरा, वो क्या है आपके फाउटा जलोन का पठार। और हमने क्या बोला था, ये जो फाउटा जलोन का पठार है वो किसके अंदर ही है, आपके फाउटा वाटरफॉल है आपके, वो किसके किसके अंदर का पार्ट है, हमने पढ़ा था कि गिन्नी के अंदर का पार्ट है, गिन्नी पठार के ऊपर ही ये अवस्थित है। तो ये मुख्यतः गिन्नी में अवस्थित है। ठीक है, ये पश्चिमी अफ्रीका का जल स्तंभ है। ठीक है, वाटर पिलर है और पश्चिमी अफ्रीका में जल विभाजक का कार्य करता है।
ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था गिनी। गिनी के पठार, गिनी के पठार की 3 चीजें पढ़ ली थी। पहली क्या पढ़ी थी हमने? फावटा जलोढ़ पठार, इस पे ही है। इस फावटा जलोढ़ पठार क्या करता है? आपके अफ्रीका में जल विभाजक का कार्य करता है। तो फावटा जल प्रपात क्या है? जल विभाजक का कार्य करता है और गिनी में अवस्थित है। दूसरा क्या पढ़ा हमने इसमें गिनी में कि लोमा का पर्वत यहाँ पर ही है। उसके बाद 3 नदियां कैसे याद रखी? NSG, नाइजर, सेनेगल और गैम्बिया, जिसमें हमने पढ़ा था कि नाइजर ओरिजिन कहाँ से होती है लास्ट क्लास में? लोमा के पर्वत से, यही पढ़ा था। फिर हमने इस अब तक जो पढ़ा वो, और पहली वाली पठार किससे निर्मित है? आपके पर्वतीय पठारी क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद है आपका जोश का पठार। जोश का पठार जो है आपके मिड है, कहाँ कहाँ पर है? नाइजर और नाइजीरिया में। कहाँ कहाँ पर है आपके? नाइजर और नाइजीरिया के अंदर कौन सा पठार है आपके? जोश प्लेट्यू। जोश का पठार कहाँ है? नाइजर और नाइजीरिया में। ठीक है, और इस पठार के ऊपर जो नाइजर है, नाइजर की राजधानी है अबूजा, वो कहाँ है? यहाँ पर एस्टेब्लिश है। इस पठार पर जो नाइजीरिया है, इसकी जो कैपिटल है अबूजा, वो क्या है? एस्टेब्लिश्ड है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका भंडार मिलता है? तो हमारे टिन का भंडार मिलता है। किसका भंडार मिलता है? आपके टिन का भंडार मिलता है। तो अब तक हमने जो 2 पढ़े वो आपको याद हो गए होंगे। गिनी का प्लेटू सबसे पहले कहाँ पे? पश्चिम में है, पर्वतीय पठारी है। उसके बाद फाउटा जलोढ़, फाउटा जलोढ़ क्या है? गिनी में स्थित है। उसके बाद पश्चिमी अफ्रीका का जल स्तंभ है और ये क्या करता है? जल विभाजक का कार्य करता है अफ्रीका के अंदर, पश्चिमी अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा 3 नदियां इसके ऊपर ओरिजिनेट होती है। उसके बाद हमने जस्ट इसके पास और जो कंट्रीज थे उसके पास का क्या पढ़ा हमने? जोश का पठार। वो कहाँ है आपका? नाइजर और नाइजीरिया के अंदर है, जिसमें जो नाइजीरिया की जो कैपिटल है अबूजा, अबूजा इसी के ऊपर स्थित है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर टिन के बहुत अधिक भंडार है। फिर अगला जो है वो क्या है? कतंगा का पठार। अब कतंगा का पठार देखिए कहाँ है? हमारे DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके बाद कहाँ है? आपके जाम्बिया, DRC और जाम्बिया में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आपके DRC और जाम्बिया में एस्टेब्लिश है। यहाँ पे तांबा और कोबाल्ट बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, लुआ लावा नदी का उद्गम है जो अन्य धाराओं के साथ मिलती है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। और कांगो नदी का निर्णय करती है। यहाँ पे कांगो नदी निकलती है ऐसे करके, आपके कांगो रिवर मेजरली। तो आपको कांगो याद रखना है कि कांगो नदी जो है वो कतंगा का पठार से ओरिजिनेट होती है मिलकर। ठीक है, तो कतंगा का पठार आपको याद हो जाएगा, DRC और जाम्बिया के अंदर है। यहाँ पे कांगो रिवर का ओरिजिन होता है और यहाँ पे तांबा और कोबाल्ट का बहुत ज्यादा भंडार मिलता है। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे? बी का पठार। बाई का पठार है, अंगोला में अवस्थित है। ठीक है, और जाम्बेजी नदी का उद्गम है और बॉक्साइट के भंडार है। जब हम नीचे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है? आपके बाई प्लेटू। ठीक है, ये कहाँ है? अंगोला के अंदर अवस्थित है। और उसके साथ यहाँ पे जाम्बेजी जो नदी है वो क्या होती है? उद्गम होती है। और यहाँ पे बॉक्साइट के भंडार मिलते हैं, जाम्बेजी और बॉक्साइट, जाम्बेजी और बॉक्साइट के बहुत सारे भंडार मिलते हैं। फिर बृहत्कारो का पठार। बृहत्कारो का पठार जो है वो ग्रेट कारो, यहाँ पर है आपके साउथ अफ्रीका में। क्या है? आपके ग्रेट कारो। ठीक है, ग्रेट कारो अवस्थित है और ये लावा की परत से उपस्थित है या बना हुआ है। यानी जो प्लेटू है इसके ऊपर क्या है? आपके लावा। इसकी जो ऊपरी परत है वो किससे निर्मित है? आपके लावा से। ठीक है, इसमें अपर लिमिट में लावा का उपस्थिति है। फिर यहाँ पर जो आपको मिल रहे हैं भंडार वो किस किस के मिल रहे हैं? आपके सोने के मिल रहे हैं, हीरे के मिल रहे हैं, प्लेटिनम के मिल रहे हैं, कोयले के, यानी सारे बहुत ही जो हमारे अच्छे मिनरल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर मिल रहे हैं। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक। उसके बाद देखो पूर्वी अफ्रीकन, ये सबसे बड़े पठार है। हमने पढ़ा था कि पूर्वी अफ्रीकन के अंदर 2 है। यहाँ पर माउंट किलिमंजारो, जिसकी ये सबसे ऊंची चोटी थी।
ठीक है। उसके बाद हमने एक पढ़ा था माउंट केन्या, ठीक है, ये दोनों किसके अंदर, ये हमारे पूर्वी अफ्रीकन के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर ही कौन सी झील है, हमारी विक्टोरिया, और ये फ्रेश वाटर लेक है। कौन सी झील है आपकी, विक्टोरिया, ठीक है, ये फ्रेश वाटर लेक है। और केन्या में चाय की रोपण कृषि की जाती है। जो ये केन्या है, यहाँ पर क्या किया जाता है, चाय की रोपण कृषि, ठीक है। तो हमने तीन चीजें पढ़ ली। पूर्वी अफ्रीकन पठार के बारे में क्या पढ़ा, सबसे बड़ा पठार है। उसके बाद किलिमंजारो पढ़ लिया था हमने, केन्या के अंदर चाय की रोपण कृषि भी पढ़ ली थी। उसके बाद यहाँ पे मसाई जनजाति रहती है। ये इंपॉर्टेंट है कि मसाई जो ट्राइब्स है वो कहाँ रहती है, तो मसाई हमारी पूर्वी अफ्रीकन पठार पे रहती है। तो यहाँ पे लेक विक्टोरिया जो है प्रेजेंट है। और लेक विक्टोरिया कैसी है आपकी, फ्रेश वाटर लेक है। कैसी है आपकी, फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। फिर इथोपिया उच्च भूमि, या फिर इसको कहते हैं अबेशियन पठार। क्या है आपकी, इथोपिया उच्च भूमि और अबेशियन पठार। इथोपिया उच्च भूमि जो है वो मुख्यतः इथोपिया में है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जब आप अपना मैप ड्रॉ कर रहे होंगे, तो इस जगह ये क्या है आपका, इथोपिया। इथोपिया उच्च भूमि है, इथोपिया में अवस्थित है। यहाँ पर कैसी परिस्थितियां हैं आपकी, गर्म और शुष्क परिस्थितियां हैं, ठीक है, यानी बहुत ओल्ड है। और यहाँ पे क्या है, एरिड रीजन्स है। उसके पास लवणीय झील है। यहाँ पर कौन सी झील है, सैलाइन लेक है, जो निम्नतम बिंदु है, असल झील। उसके बाद मीठे पानी की ताना झील भी इसी जिसके अंदर ब्लू नाइल जो रिवर है उसका ओरिजिन होता है। कहाँ से ब्लू नाइल का रिवर ओरिजिन होता है, यहाँ पे एक ताना झील है, इसी प्लेटो के ऊपर एक ताना झील है, वहां से ब्लू नाइल रिवर का ओरिजिन होता है। ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम लेक्स और रिवर्स पढ़ रहे होंगे। फिलहाल पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अबेशियन पठार या फिर इथोपिया उच्च भूमि कहाँ पर है। क्या अबेशियन पठार और इथोपिया उच्च भूमि कहाँ पर है, ठीक है। तो एक बार हम इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं फिर से। ये हमने बना दिया था यहाँ पर बाई का पठार, और यहाँ पर ग्रेट कारो प्लेट्यू साउथ अफ्रीका में, ठीक है, ये इथोपियन प्लेट्यू हो गया। हमने सबसे पहले कहाँ से बात करनी स्टार्ट की थी, गिनी उच्च भूमि से स्टार्ट की थी। गिनी उच्च भूमि के बारे में सबसे पहले हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था, गिनी उच्च भूमि। गिनी उच्च भूमि के बारे में हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था, यहाँ पर पहले तो क्या है, लोमा नदी है, यहाँ से इसमें से ये तीन नदी ओरिजिन हो रही थी, NSG, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर फाउटा जल स्तंभ भी है, ठीक है। और ये जो फाउटा जल स्तंभ है वो क्या करता है, अफ्रीका के अंदर जल विभाजक का कार्य करता है, ये पढ़ा, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। दो चीजें जो यहाँ पर इंपॉर्टेंटली अवेलेबल थी, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद जो हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, उसके बाद हमने देखा जो का पठार। तो जो उसका पठार था वो नाइजर और नाइजीरिया के अंदर था अवेलेबल। और जो नाइजीरिया की राजधानी थी अबूजा, वो यहाँ पर इसके ऊपर क्या थी, एस्टेब्लिश थी। ये हमने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कतंगा का प्लेट्यू पढ़ा था। और ये जो कतंगा का प्लेट्यू है वो कहाँ था आपका, DRC एंड, ठीक है। और जो कतंगा का प्लेट्यू था इसके अंदर जो नदी निकली थी वो जाम्बेजी रिवर का यहाँ से ओरिजिन हो रहा था। उसके बाद हमने ग्रेट कारो पढ़ा। ग्रेट कारो कहाँ था आपका, साउथ अफ्रीका में, ये पढ़ा, ग्रेट कारो साउथ अफ्रीका के अंदर था। और इसके ऊपर एक लावा की परत है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। और यहाँ पर क्या मिलता है, गोल्ड, चांदी, डायमंड, कोयला, ये सब यहाँ पर मिलता है। उसके बाद था आपका बाई का पठार। जो बाई का पठार है वहां पर ठीक है, रिजर्व्स मिलते हैं। उसके बाद हमने पूर्वी अफ्रीकन पठार पढ़ा। पूर्वी अफ्रीकन पठार के ऊपर दो इंपॉर्टेंट थी कि सबसे पहले थी सबसे लार्जेस्ट पठार है, सबसे बड़ा पठार कौन सा है आपका, पूर्वी अफ्रीकन का पठार। यहाँ पर हमने माउंट किलिमंजारो पढ़ा, माउंट केन्या पढ़ा,
ठीक है, ये दोनों चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली थी। और इसी पे कौन सी है, फ्रेश वाटर लेक अफ्रीका की विक्टोरिया झील भी यहाँ उपस्थित है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हम इथोपिया पे गए। इथोपिया पे हम जैसे ही गए तो इथोपिया के बारे में क्या पढ़ रहे थे, और हाँ यहाँ पर हमने केन्या के बारे में क्या पढ़ा था कि केन्या की जो चाय की कृषि रोपण होता है वो यहाँ पर किया जाता है। फिर हम इथोपिया पे चले गए। इथोपिया पे हमने क्या पढ़ा कि ये किसका क्षेत्र है, ब्लू नाइल जो है वो यहाँ से ओरिजिन होती है। ये हमने किसके बारे में पढ़ा था, इथोपिया के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, ये सब पढ़ लिया। रहतकारो पढ़ लिया है हमने, पूर्वी अफ्रीकन पठार पढ़ लिया है, इथोपिया पढ़ लिया है, बाई का पठार पढ़ लिया, कतंगा का पठार, जोश का पठार पढ़ लिया है, और गिनी उच्च भूमि पढ़ ली है। भाई ये आपको मोटा मोटा याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो हमारे पठार है वो पूरे पढ़ लिए हैं। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, अफ्रीका के मैदान। अफ्रीका के अंदर मेजरली जो मैदान है वो कुछ इस तरीके से है कि कॉन्गो जो है अफ्रीका के अंदर, कॉन्गो उसके आसपास का क्षेत्र, अगर हम एक बार अफ्रीका को अच्छे से नजर डालें तो अफ्रीका के अंदर जो सबसे, ठीक है यहाँ ही बताती हूँ, ठीक है, अगर हम अफ्रीका पे तो यहाँ पे कॉन्गो बेसिन है, ठीक है, ऊपर इसके पूरे पूरे क्या है आपके सहारा, ठीक है, यहाँ पर कांगो बेसिन है और उसकी जो ऊपर पार्ट है वो क्या है आपके सहारा डेजर्ट है। ठीक है, और उसके नीचे जो है वहां पे वेल्स के मैदान है। ठीक है, नीचे नीचे क्या है आपके वेल्स के मैदान है। तो इस तरीके से, और जो बीच का पोर्शन बचता है ये, यहाँ पर कौन से पर्वत आते हैं आपके, सवाना आते हैं। कौन से आते हैं आपके, सवाना आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको पूरे तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो क्या है, यहाँ पर वेल्स और ये वाला जो एरिया है ये है आपके सवाना प्लेन्स। कौन से मैदान है आपके, सवाना मैदान है। अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे सहारा, उसके बाद यहाँ पे कॉन्गो बेसिन और नीचे वेल्स, और इन दोनों को फिर सेपरेट करने के बीच में ये जो एक रिंग बनी है, ये रिंग कौन सी है आपकी, सवाना की रिंग है। दिख रही होगी आपको, ये रिंग आपकी सवाना की है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले विषुवत रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में स्थित उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कैसे हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। कैसे है ये, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, और स्पष्ट रूप से शीत एवं ग्रीष्म ऋतुओं का निर्माण करते हैं अच्छी तरीके से। जैसे कि ये हमने ड्रॉ किया, विषुवत रेखा, ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ फैले हैं। ठीक है, इस तरीके से फैले हैं। तो ऊपर ये ट्रॉपिकल रीजन, तो यहाँ पर अगर शीत है तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगी आपकी, ग्रीष्म आ जाएगी। तो स्पष्ट रूप से हम इस मैदानों में क्या देख सकते हैं, आपके ग्रीष्म और ऋतु का निर्माण देख सकते हैं। और यहाँ पे कितनी सेंटीमीटर की वर्षा है, 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। 75 से 100 सेंटीमीटर का क्या है यहाँ पर रेनफॉल है। उसके अलावा सीमित वर्षा के कारण लंबी, मोटी एवं पौष्टिक घास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस घास को क्या बोलते हैं, एलिफेंटा घास, एलिफेंटा ग्रास या घास। एलिफेंटा ग्रास क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीमित तो वर्षाएं होती है और उसी के कारण यहाँ पे लंबी, मोटी और न्यूट्रिशियस घास बनती है, और उस घास को क्या कहते हैं हम, एलिफेंटा घास कहते हैं। उसके बाद देखें, बड़े अन्य जीवों का विकास भी होता है इस सवाना लैंड में। और क्यों होता है, जैसे हाथी, जिराफ, जेब्रा, यहाँ पे बड़े बड़े वन्य जीव पाए जाते हैं इस पूरे एरिया में। देखो 75 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल है। उसके बाद यहाँ पर ये अच्छी घास अवेलेबल है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जेब्रा है, जिराफ है, एलिफेंट है। फिर प्राचीन काल में शिकार के लिए उपयोगी होती है, इसलिए इसको लैंड ऑफ बिग गेम्स कहते हैं। इसी सवाना एरिया को क्या कहते हैं हम, लैंड ऑफ बिग गेम्स। और ये क्यों कहते हैं लैंड ऑफ बिग गेम्स, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे प्राचीन समय में क्या होता था कि शिकार करने के लिए आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुत शिकार हुआ करता था। तो इस एरिया को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ बिग गेम्स कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम देखें, सेरेंगेटी जो मैदान है वो सवाना के सबसे बड़े मैदानों में से एक है। यानी इन सेरेंगेटीज जो होते हैं, जो ऊपर पाई जाती है,
ये क्या होते हैं, ये जो हमारे सवाना मैदान है इनमें से सबसे बड़े मैदानों में से एक होता है, ठीक है। और जो है कहाँ, तंजानिया के अंदर, ठीक है। तंजानिया कहाँ है, जहाँ पे माउंट किलिमंजारो, माउंट केन्या, उस वाले एरिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो वेल्ड घास के मैदान जो नीचे होता है, हमने ड्रॉ ऐसे ही किया था। कैसे ड्रॉ किया था कि ऊपर तो डेजर्ट्स है इनके, यहाँ पे कांगो बेसिन है, ऊपर आपके सहारा है, ठीक है। नीचे आपके वेल्स है, और फिर इसके अंदर ये जो फैली हुई बेल्ट है, ये कौन सी बेल्ट है, आपकी सवाना घास की है, ठीक है। ये पढ़ा था, सवाना घास के मैदान, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर इसके नीचे जो ये वाला एरिया है वेल्स है। तो अब जो वेल्स घास के मैदान है वो बेसिकली कहाँ है, आपके दक्षिण अफ्रीका के अंदर है, और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। जबकि सवाना कैसे थे, आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। सवाना तो देखो क्या है, आपकी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अगर वेल्स की बात करें तो वेल्स क्या है, आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। ये दो मेजर डिफरेंस तो आपको पहले समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुख्य नदी जो है वो कौन सी है, बोल। उसके बाद मुख्य फसल यहाँ पर क्या होती है, मक्का। मेज ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म होता है। यहाँ पे किसकी ज्यादा कृषि होती है, वो होती है आपकी मक्के की। और ये जो लैंड है वो कृषि और पशु पालन के अंदर बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। और यहाँ की जो मैरिना भेड़ है वो अच्छी किस्म की ऊन प्रोवाइड कराती है। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया है, देखो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं जो ग्रीष्म और शीत ऋतुओं को हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। 75 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा पाई जाती है। जबकि यहाँ पर जो है हमारे मेज ट्राइंगल बनता है यहाँ पर, और यहाँ पे कृषि ज्यादा की जाती है और पशुपालन ज्यादा किया जाता है। यहाँ पे मैरिनो भेड़ की जो अच्छी किस्म की जो हमारी ऊन है वो भी पाई जाती है, ठीक है। अब हम एक बार इसको अच्छे से फिर से इसमें दोनों के अंदर हम डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने ऐसा पढ़ा है कि हमने ऐसा पढ़ा था, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, यहाँ पे कॉन्गो बेसिन था आपका, इसके अपर वाले पार्ट में क्या है आपका, सहारा डेजर्ट, ठीक है। नीचे यहाँ पर जो मेज ट्राइंगल बनाता है वो क्या है, आपके वेल्स, ठीक है। अब हम जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, पहले सहारा के अंदर पहले, और इनके बीच में जो फैला है वो क्या है आपका, सवाना घास के मैदान, सवाना घास के मैदान, ठीक है। सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इसकी विशेषताएं हैं, उनमें सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पर 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, इसलिए यहाँ पे लंबी मोटी और पौष्टिक जो घास पाई जाती है उसका क्या नाम है, एलिफेंटिया ग्रास, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लार्ज एनिमल्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे जिराफ है, एलिफेंट है, जेब्रा है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, बिग लैंड ऑफ बिग गेम्स। क्या कहते हैं इसको, लैंड ऑफ बिग गेम्स, ठीक है। ये तो किसके बारे में है, आपके सवाना घास के मैदान के बारे में। फिर हम वेल्स को कर रहे थे, और इसके अंदर ही दो चीज कही थी कि ये जो घास के मैदान है वो ग्रीष्म और शीत ऋतु को स्पष्ट तरीके से तरह से देखा जा सकता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। अब है हमारे वेल्स। वेल्स के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ रहे हैं कि वेल्स सबसे पहले तो क्या है, आपके शीतोष्ण घास के मैदान है,
वेस्ट आपके शीतोष्ण घास के मैदान है। ऊपर से यहाँ पर किसकी खेती की जाती है, मक्का की खेती की जाती है। यहाँ पे कृषि और पशुपालन का कार्य किया जाता है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और यहाँ पे मैरिनो जो भेड़ है उसकी अच्छी उनकी जो है वो मिलती है। तो इस तरीके से अपने पूरे जो प्लेन्स ऑफ अफ्रीका है उसके बारे में पढ़ लिया होगा। तो देखिए, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। तो होपफुली हमने जो स्टार्ट किया है वो खत्म हो जाएगा। हमने आज जो 2 टॉपिक्स पूरे कर लिए हैं, एक तो प्लेट्यूज पूरे कर लिए हैं और दूसरे हमने जो पूरे किए हैं वो है प्लेन्स ऑफ अफ्रीका, मैदान, अफ्रीका के अंदर जो मैदान है वो हमने पूरे कर लिए हैं। ठीक है, ओके, होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगेगी, समझ आएगी। थैंक यू सो मच।